आज तो रिस्क मैनेजमेंट करके एक टॉपिक है जिसमें आपने पिछला जो किया वो न्यूमेरिकल किया, जैसे और वो क्या किया, वो वार निकालना सीखा, मैक्सिमम लॉस। रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम दो पार्ट में बांटे तो पार्ट 1 में न्यूमेरिकल था, पार्ट 2 में थियोरी था। अब सर थियोरी क्या है? थियोरी ऐसा है कि चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, प्लीज इस पे ज्यादा समय मत लगाना क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रैक्टिकल है। पर सर थियोरी भी आता, वो तो आपको करवाना पड़ेगा, वो मैं करवा रहा हूं। पर जो भी करवा रहा हूं सब सोच समझ के करवा रहा हूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे मैं करवाते जा रहा हूं वैसे करोगे। तो अब हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का थियोरी। आराम से, ये जो पहली जो क्लास है ना थियोरी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 4 ही चैप्टर से थियोरी आता है। रिस्क में थियोरी 4 ही चैप्टर से 90% क्वेश्चन 4 ही चैप्टर से आते हैं, अगर थियोरी आया पास्ट को देखकर। जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन है, उसके बाद स्टार्टअप फाइनेंस है, और उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस भी करवा दूंगा। और एक टॉपिक है फाइनेंस, शायद वो पहला होगा, फाइनेंशियल पॉलिसी करके और एक टॉपिक है। ठीक है सर, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी है, वो सब मैं करवा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। फाइनेंशियल पॉलिसी करके 4 चैप्टर है थियोरी के, और एक चैप्टर में आप झेल भी ना नहीं पाओगे। मैं कम से कम टाइम लगाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद करवा दूं, क्योंकि खुद से याद करने में बहुत टाइम लगेगा। और सर बाकी चैप्टर्स की थियोरी मैं जरूर डाल दूंगा, बाकी चैप्टर्स की थियोरी का भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, पर आने के चांसेस, और लगभग बाकी चैप्टर्स में मैंने थियोरी लिखवा रखा है आपका। जैसे जैसे डेरिवेटिव करवाऊंगा तो मैंने उसमें लिखवा रखा है कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, बीटा मैनेजमेंट क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आर्बिट्रेजर क्या होता है। फॉरेक्स में भी लिखवा रखा हूँ, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर। पोर्टफोलियो में भी लिखवा रखा हूँ कि अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या है, मार्कोविट्स क्या बोलता है, सीएपीएम क्या है, सी, ये सब चीज आपको ऑलरेडी मैंने कॉपी में लिखवा रखा हूँ, बाकी चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो पर फिर भी उसमें कुछ ऐसा थियोरी है कि यार क्या थियोरी है सर, बताओ सर। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं वो भी करवा रखा, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये सब करवा रखा हूं। पर फिर भी कुछ बचा हुआ तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। पर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट थियोरी है तो ये 4 चैप्टर जो आपके बुक में डले हुए हैं। ओके सर। सर इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, तो मैं कहूं कि अगर इसमें एक आध पैराग्राफ है जो कवर नहीं हुआ, रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा कोई पैरा डला नहीं है, लेकिन सिक्योरिटाइजेशन जब पढ़ेंगे हम लोग साथ साथ, तो उसमें एक आध पैराग्राफ ऐड कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। तो वो बुक में तो नहीं है, पर आप, मैं यहाँ करवाऊंगा, यहाँ स्टडी मैट में जो ऐड हुआ है वो यहाँ करवा दूंगा। इट मीन्स थियोरी जो डाला हुआ है उसमें एक आध पैराग्राफ मिस भी हुआ होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी, मुझ पे ट्रस्ट करो बस, बाकी भूल जाओ। ओके। तो देखो, मैं एक बात बताऊं, हर चैप्टर में मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मेरा 2 घंटे में सारा थियोरी वाला वीडियो भी है, वो भी अपलोड कर दूंगा। चाहो तो आप ये हर चैप्टर का थियोरी देखिए मेरे साथ साथ, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे करके हो जाएगा 5-6 घंटे। या तो एक अल्टरनेटिव है कि वो 2 घंटे का आप वीडियो देख लेना तो भी हो जाएगा। मतलब सर एक ही बात है, एक ही बात है। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ूंगा भी, और वहां मैं पढ़ूंगा नहीं, वहां मुझे मालूम है कि क्या करवाना। मैं दोनों चीजें, एक वीडियो, एक स्टूडेंट से जिसने मुझे आंसर शीट पहुंचाया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी, कि थ्योरी उन्होंने कैसे लिखा था। और उन्होंने एक वीडियो ऑडियो भी डाला था, वो ऑडियो भी आपके साथ आपको सुना दूंगा, डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है जी। यस, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप चिंता मत करो, मैं बताऊंगा कैसे करना, बस वैसे करते जाना। तो अब सर क्या स्टार्ट करें? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का थियोरी वाला पार्ट। लिखोगे मेरे साथ साथ? बेटे बहुत कम टाइम होता है, अगर आप सोचोगे एग्जाम में हम थियोरी पूरा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। जो करवा रहा हूं सोच समझ के करवा रहा हूं। मेरे साथ साथ चार्ट बनाओगे, यही काम आने वाला है आपका। सर जो बुक में लिखा है थियोरी
वो सिर्फ आज के दिन पढ़ने वाले और इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट। ओके, पहला क्वेश्चन सोच समझ के बताना। थोड़ा बोरिंग लगेगा पर मजबूरी है, थियरी पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, बोलो। बोलना ऐसा है कि यार हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, मैं टीचिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं बोलना चाहिए पर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ये भी मेरी एक कमाई का जरिया है, और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो बिजनेस अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो टेंशन तो रहता है। क्या टेंशन रहता है? बस अगर आपने ये सोच लिया तो आपका रिस्क मैनेज। क्या रिस्क है? बिजनेस स्टार्ट कर सकते, बिजनेस करते तो रिस्क क्या है, क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बस यही सोच समझ के बताओ तो हमारा टेंशन खत्म। सर बिजनेस स्टार्ट कर दिया और किराए पर हमने दुकान ले लिया, सबसे बड़ा मुद्दा मालूम है, और हमने बैंक से भी लोन लिया। बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक से लोन लिया होगा। तो सर सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ना, वो परेशानी इस बात की आएगी कि हम टाइम पर रेंट पे कर पाएंगे कि नहीं। यस। हम टाइम पर ईएमआई पे कर पाएंगे कि नहीं। यस। यस, ये भी एक रिस्क है। हालांकि इसका हमारे पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब ये एक रिस्क है, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, इट मीन्स आपको याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ रिस्क पूछेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही थ्योरी, एक ही क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रिस्क, और वो टाइप्स आपको बताना पड़ेगा। एक आपने जो बताया ना, पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा किस पैसे, सबसे मतलब पैसों से रिलेटेड जो रिस्क है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। वाह सर, मजा आया। तो टोटल मिलाकर कितने रिस्क है? टाइम पास मत करो सर, काम काम की बातें कीजिए। टाइप्स प्लीज मेरे साथ साथ बना लो, काम आएगा। मैं बना बनाया भी दे सकता था, पर थोड़ा लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। टाइप्स, और कितने टाइप्स का रिस्क है? तो टोटल मिलाकर 4 टाइप का रिस्क उन्होंने बता रखा। सर वैसे तो बहुत सारे टाइप के रिस्क हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स का लिखने का नंबर नहीं मिलेगा। ओके सर, पहला, फर्स्ट, थोड़ा छोटा छोटा लिखना, नहीं तो मेरे नाम से फिर। ओके, फर्स्ट, आपके पास बुक भी है। यस। पहला रिस्क, और पहला रिस्क है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क। ओके, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि यार बुक्स से पढ़ाओ सर, बुक्स से। तो भाई बुक है मेरे पास, वही है जो ICAI का मॉड्यूल है। मैं कहीं भी अपने मन से कुछ नहीं। ऐसा कौन कौन सा रिस्क है जो फेस करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें एक कौन सा है? स्ट्रेटेजिक रिस्क। इसके सर अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में क्या आएगा? यही आएगा कि कितने टाइप का रिस्क फेस करते हैं, तो टोटल मिलाकर 4 रिस्क है भाई, वो मुझे याद करवाना है। सर इसके अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा। स्ट्रेटेजिक रिस्क। ओके, क्या है सर स्ट्रेटेजिक रिस्क? प्लीज जल्दी से डिस्कस करके काम खत्म करो, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, मैंने पहले भी कहा था। स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब है यार, आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाया है कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, सारा स्ट्रेटेजी बना लिया, पर किसी वजह से वो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाया था वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे, इनइफेक्टिव हो जाएगी स्ट्रेटेजी। सर उसकी वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है? वजह सुनो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर आ जाता टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब ऐसा है कि अभी मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, जब मैं फेस टू फेस करवा पढ़ाता था तो बात है टेक्नोलॉजी की वजह से। सर टेक्नोलॉजी की वजह से, तो सुनो ध्यान से समझना, मैं टेक्नोलॉजी की वजह से आपका बिजनेस फेल हो सकता है। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ जी, पहले STD PCO चलता था। हाँ, क्या खेल खत्म हो चुका है? यस, STD PCO। पहले इंटरनेट कैफे चलता था। यस, क्या मोबाइल ने खेल खत्म कर दिया? यस। सोचो उन्होंने क्या सपने देखे होंगे जब बिजनेस स्टार्ट किया। और 2 एग्जाम्पल तो इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है, टेक्नोलॉजी की वजह से।
या दो एग्जाम्पल कौन से लिख रखा है, ये वाला याद है, कैमरा होता था और उसमें ऐसा कैमरे में रोल लगता था। यस सर, यस सर, याद है, कैमरे में इस तरह से रोल लगाया जाता था और कैमरे का नाम क्या था सर, कोडेक। जबरदस्त चलता था। पर धीरे से आ गया डिजिटल कैमरा और डिजिटल कैमरा ने, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो ये खत्म हो चुका। दिस इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। आपने स्ट्रेटेजी खूब बनाया लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ये खत्म हो चुका है। इसको देखिए, इस मोबाइल को दिख नहीं रहा होगा आपको, पर आपको समझ में आ गया, नोकिया आया क्या, टच स्क्रीन, खेल खत्म। खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, आप कितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई, जहां टेक्नोलॉजी चेंज होगा वहां आप खत्म हो चुके होगा, आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। दिस इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। अच्छा सर, ये है स्ट्रेटेजिक रिस्क। यस सर, इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी, पहले सुन लो भाई, क्योंकि ये बोरिंग टॉपिक है जो करवा रहा हूं। सिक्योरिटाइजेशन अच्छा है, स्टार्टअप फाइनेंस अच्छा है, ये थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग है, इसलिए मैं इसको जल्दी से खत्म करूंगा। एक कौन सा, स्ट्रेटेजिक रिस्क। सर इसके अंदर क्या लिखना वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। पहले दूसरा रिस्क लिख लेते हैं। यस सर, इसमें थोड़ी सी जगह लगेगी, यहां नीचे लिखवाऊंगा और यहां तक आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। सर दूसरा रिस्क, और दूसरा रिस्क उन्होंने कहा कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस पढ़ लूं क्या, यस सर, कंप्लायंस रिस्क। बस 2 पेज का थियरी है भाई। सर बिजनेस करते तो कंप्लायंस का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट, सेबी वगैरह बहुत सारी चीजें, टैक्स। मैं कितना भी अच्छा बिजनेस करूं और मैं अपने टैक्स पर या सेबी गाइडलाइंस पर या कंपनीज एक्ट पे फोकस नहीं करता हूं और कंप्लाई नहीं करता हूं, मुझे कंप्लायंस करना पड़ेगा सारे रूल्स रेगुलेशन से भी, लॉ वगैरह का। अगर नहीं करते हो और अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना जबरदस्त पेनल्टी लग जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा बिजनेस का। तो दो चीजें, दो रिस्क है। ये रिस्क क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, आपको उस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो जिसके विषय में कुछ भी नॉलेज नहीं है और उसमें क्या क्या कंप्लायंस करना ये पता नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगी। इसकी वजह से भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें ऐसे भी बोलती है, अभी बैंक के कुछ रेगुलेशंस अपडेट हुए हैं, बहुत सारी बैंक को पता ही नहीं। दिक्कत ये आती है ना यार कि रेगुलेशंस के चेंज होने से हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, देखा है आपने। अच्छा, ये कौन सा रिस्क है, ये है कंप्लायंस रिस्क। पहला स्ट्रेटेजिक रिस्क, इंपॉर्टेंट क्या मैंने बोला, टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से आपका स्ट्रेटेजी जो बनाया था वो इनफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला, कंप्लायंस रिस्क, मुझे रटवाना पड़ेगा। मैं थियोरी पढ़ाता नहीं हूं पर यहां मजबूरी बन गई है। मैं चाहता तो ये बोल सकता था खुद से कर लो भाई, पर चलो आपकी आदत हो गई है, बाद में बोलोगे कि सर सब करवाते आप नहीं करवा रहे हो। सर तीसरा बोलो, तीसरा और किस टाइप का रिस्क, और मालूम है कौन सा टाइप का रिस्क है, सुनो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यस ठीक है, अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है सर। अच्छा पढ़ाने का दिक्कत नहीं है, मालूम है आपके यहाँ दिक्कत क्या है, बुक्स बड़ी लेट आती है, यस। टेक्नोलॉजी वो टेक्निकल इश्यू आता है, यस। कौन जवाब देगा सर, आप तो पढ़ाने का काम कर रहे हो, पर आपके नीचे जो काम कर रहे हैं डे टू डे ऑपरेशन, उसको कौन, उस पर आप तो फोकस ही नहीं है। अगर वो खराब है तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, कौन सा अच्छा काम कर लोगे, बात सही है। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब यार, अगर मुझे मेरा जो एम्प्लॉय है वो 10,000 का चेक देना था, 1 जीरो बढ़ाकर लिख दिया, ऐसा लिखा है बुक में लिखा है, 10,000 का चेक इश्यू करना था, 1 जीरो बढ़ा के, अब तो खत्म। यस, दिस ऑपरेशनल रिस्क, डे टू डे बिजनेस के लिए। अच्छा सर, ये भी है, हाँ प्लीज आपको यही शब्द लिखने पड़ेंगे, अपने मन से कुछ मत लिख देना। टाइप्स ऑफ रिस्क आएगा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्क फेस करता है, अगर मन से भी लिखोगे वो काट के जीरो दे देगा। हेडिंग में ये 4 रिस्क आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके सर, तो पहला स्ट्रेटेजिक, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा मैंने क्या बोला सर, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क लास्ट, इसको बढ़ाना पड़ेगा।
इसके अंदर चीजें लिख लेंगे। और चौथा पैसों की समस्या के विषय में मैंने बोला था शायद, यस, और उसका मैंने क्या नाम दिया था सर, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, बस चैप्टर खत्म। वाह सर, इतना ही चैप्टर में, हालांकि इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 4 रिस्क हैं, 4 रिस्क आपको याद करना पड़ेगा भगवान का नाम लेके। सर इसके अंदर क्या लिखेंगे वो मुझ पे छोड़ दीजिए ना, वो मैं करवा रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक रिस्क, ठीक है। दूसरा क्या बोला, कंप्लायंस रिस्क। तीसरा क्या बोला, ऑपरेशनल रिस्क। और चौथा क्या बोला, फाइनेंशियल रिस्क। अगर टाइप ऑफ रिस्क आएगा या आएगा रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 रिस्क तो हम लिख लेंगे सर, हेडिंग तो डाल देंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वही आएगा, मैं बोल रहा हूँ सर, हेडिंग तो डाल ही देंगे। इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, मुद्दे की बात है, क्या लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिख सकते हो, कंप्लायंस रिस्क के विषय में क्या लिख सकते हो। सर कंप्लायंस रिस्क के विषय में हम लिख सकते हैं कि एक बिजनेस को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना चाहिए। जितना भी एक्ट है सब लिख देंगे, सेबी, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो हैवी पेनल्टी होगी, जिसकी वजह से बिजनेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल खत्म। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या लिख सकते हो, सर ये तो नहीं मालूम। ऑपरेशनल रिस्क में क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क में हम लिख सकते हैं सर, हम डे टू डे जो ऑपरेशन करते हैं बिजनेस का, बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं उसमें हमारा जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, वो फ्रॉड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। और डे टू डे ऑपरेशन जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, पीपल एंड प्रोसेस की बात कर रखा है, तो उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। यस रिस्क है। आप कितना ध्यान दोगे, मैं कितना ध्यान दूं, मैं आपको पढ़ाऊं कि बाकी चीजों पर ध्यान दूं। दिस इज ऑपरेशनल रिस्क। और सर फाइनेंशियल रिस्क तो वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो पैसे वैसे फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है आपका, पैसों की वजह से। वो रिस्क आपको मैं आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे। या सर पढ़ाओगे भी आप बुक से, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर अपना ज्ञान अपने पास रखो, बुक में क्या लिखा है वो बताओ। हाँ मैं वही लिखवाऊंगा। ओके, कीवर्ड्स हमको लिखना पड़ेगा। और आप प्लीज, मैं आपको थियरी दे तो दिया हूं, वो नहीं पढ़ पाओगे एग्जाम से पहले, 100% नहीं पढ़ पाओगे। तो हम एक चार्ट बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। और सर ये चार्ट फायदा देगा, कितना ज्यादा फायदा देगा, इतना ज्यादा। पहला डॉट लगा रहा हूं मैं, पहला। आप भी लिखोगे, थोड़ा सा लिखेंगे, 4 नंबर के लिए हमारे पास सफिशिएंट। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है और क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने। स्ट्रेटेजी जो है बिकम लेस इफेक्टिव एंड स्ट्रगल टू अचीव इट्स गोल। इंपॉर्टेंट, काम की चीज। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाया है वो क्या हो जाएगा सर, इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। किस वजह से, ये शब्द आपको लिखने पड़ेगी। एक्चुअली ना मेरी बात समझो, जो पेपर चेक करेगा ना वो बाहर की चीज चेक करेगा। वो क्या देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि ये 4 पॉइंट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अंदर की चीजें देखना नहीं है। अगर आप अंदर अपने मन से भी लिख देते तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा जो उद्देश्य है एटलीस्ट हम वो शब्द तो यूज करें, जो वो शब्द कीवर्ड्स तो यहाँ होना चाहिए हमारे पास, हम वो शब्द यूज करें जो इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ, तो कम से कम कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने काम की चीज डॉट्स में, मैं आपको कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखवाऊंगा, आपको पैराग्राफ खुद बनाना पड़ेगा। क्या लिखा, स्ट्रेटेजी बिकम्स लेस इफेक्टिव। छोटा लिख लो भाई, लिख लो। सर ये बोरिंग है, हाँ मैं भी जानता हूं। स्ट्रेटेजी बिकम्स लेस इफेक्टिव। सर देख देख कर ही लिखना है कि देख देख कर लिखना, लेस इफेक्टिव हो जाएगा। किस वजह से 3 पॉइंट लिखा इसमें। सर न्यू कॉम्पिटिटर आ जाएगा,
हाँ, न्यू कंपटीशन, कॉम्पिटिटर आ जाएगा, वो भी तो एक डर है। कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, सामने वाला जबरदस्त आया, आपका खेल खत्म। वो टेंशन है सर, उसको कैसे फेस करेंगे, उसको फेस तो करेंगे, उसका शॉर्ट आउट कैसे करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर न्यू कॉम्पिटिटर, ये शब्द आपको लिखना पड़ेगा, किस वजह से हो जाएगा। पहला, कंपटीशन। कैसे बनता है कंपटीशन? न्यू कंपटीशन। सर देख देख कर लिख रहे हो क्या? हाँ, मैं देख देख के लिखूंगा। न्यू कंपटीशन, ठीक। कंपटीशन, एक शब्द कंपटीशन लिखना पड़ेगा कि न्यू कॉम्पिटिटर के आने से आपकी स्ट्रेटेजी लेस इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा मैंने जिस पे फोकस किया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये शब्द आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा, कस्टमर की डिमांड शिफ्ट हो गई। होता है? हाँ सर, होता है। कस्टमर की डिमांड शिफ्ट कैसे हो सकती है? बहुत सारे एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। चाय पीते थे, आजकल लोग कॉफी, तो टी का मार्केट खत्म हो गया। कस्टमर की डिमांड शिफ्ट होते रहती है। ठीक है सर, कस्टमर डिमांड शिफ्ट, डिमांड शिफ्ट लिख देता। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? सर स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब है कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाया था वो लेस इफेक्टिव हो सकती है बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर है इन मार्केट, या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है, या फिर कस्टमर का जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, दैट्स इट। और क्या लिख सकते हैं? 100% इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लिख लिया ना, बहुत है आपके लिए। एग्जाम्पल में क्या दोगे? मैंने जो लिखा है कोडेक, आपको लिखोगे तो अच्छा है। इट मीन्स कभी भी एग्जाम्पल में बताओगे कि जो कैमरा चलता था वो कौन सा चलता था? कोडेक। पर ये खत्म हो चुका है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया और इन्होंने अब डिजिटल कैमरा आ गया उसकी जगह, डिजिटल कैमरा। दूसरा, नोकिया, नोकिया ने सर अब अपने आप को अपडेट तो किया पर लेट हो गया, उसकी वजह से टच स्क्रीन मोबाइल आ गया। सर एग्जाम्पल किसका दे देना है? आप सैमसंग का दे दीजिए। सर सैमसंग का उससे अच्छे एग्जाम्पल है, बेटे इसमें सैमसंग लिखा हुआ था, सैमसंग लिख देना। कोडेक को कौन खत्म कर दिया? डिजिटल कैमरा। ओके, ये शब्द है, कीवर्ड्स है। और सर ये मैंने लिखा है कोडेक डिजिटल, काश ही आपको याद रहे, याद रहेगा तो नंबर मिलेगा। और दूसरा क्या? दूसरा मैंने आपको क्या क्या, नोकिया, वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेड नहीं किया टेक्नोलॉजी। तब तक कौन आ गया मार्केट में? सर सैमसंग आ गया। यस सर, ये खुद से पढ़ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। और एक और, जेरोक्स, जेरोक्स ने खुद को अपडेट कर दिया। जेरोक्स पहले फोटोकॉपी वाला काम करता था, जेरोक्स कंपनी, अब वो धीरे धीरे वो लेजर प्रिंटर में शिफ्ट हो गया। पर खैर, आप ये 2 एग्जाम्पल लिखोगे तो बात खत्म हो जाएगी। इट मीन्स 4 नंबर का है, 4 नंबर के लिए आपको 4 रिस्क लिखना पड़ेगा। ओके सर, एक बार नोट करो। अगर क्वेश्चन आता है रिस्क फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, 4 रिस्क: स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस, सेबी वगैरह, ऑपरेशनल, ठीक है, और एक चौथा कौन सा था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रिस्क। सर कसम से आप बिल्कुल रटवा रहे हो। हाँ रटवा रहा हूं, क्या करूं? मैं बोलूं पढ़ लो, होमवर्क जान ले लोगे आप मेरी। ओके ठीक है सर, तो बात समझ में आती है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या लिखोगे? कीवर्ड्स क्या है? सर कीवर्ड्स ये है कि जो स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव नहीं रह पाएगी ड्यू टू न्यू कॉम्पिटिटर, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, ड्यू टू
डिमांड शिफ्ट बाय कस्टमर, कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो गया। और एग्जांपल के लिए कोडेक का एग्जांपल लिख देना, नोकिया का एग्जांपल लिख देना कि कोडेक फेल हो गया, क्यों? क्योंकि डिजिटल कैमरा आ गया, नोकिया खत्म हो गया। खत्म अब कहोगे कि नहीं सर नोकिया तो अभी भी चल रहा है, पर वो किसकी वजह से? टच स्क्रीन मोबाइल सैमसंग। सफिशिएंट है, इतना लिखो बहुत है, और फिर तो बहुत कुछ लिख दोगे। इट मीन्स सर हमें कितनी लाइन लिखना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं। किसी स्टूडेंट के मेरे पास आंसर शीट है, उससे मैं बता रहा हूं आपको। सर प्लीज अभी बता दो, बता रहा हूं, अभी रुक जाओ, पहले ये खत्म करे थियरी। ओके सर, कंप्लायंस रिस्क में क्या लिखना? कंप्लायंस मैंने आपको कंपनीज एक्ट और सेबी का एग्जांपल दिया था, और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंप्लायंस रिस्क मतलब बिजनेस को कंप्लाई करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसमें किसका एग्जांपल दे दोगे? कंपनीज एक्ट और सेबी का एग्जांपल दे दोगे। और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी तक हो सकता है, दैट्स इट। और उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि शुगर वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके और सर ये बहुत सारी बातें लिखना हो तो लिख लेना, मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स दे रहा हूं, इतना लिखोगे। तो सर क्या लिखेंगे इसमें? कंप्लाई विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, business needs comply with rules and regulations। किस किस का एग्जाम्पल? जितने एक्ट है सब लिख सकते हो, पर पहला कौन सा लिखो सर? कंपनीज एक्ट लिख सकते हो कि? यस, कंपनीज एक्ट, और कौन सा? सेबी, और इनकम टैक्स एक्ट भी लिख दो भाई, सब दी तो डालना है। नॉन कंप्लायंस, अगर सर हम कंप्लायंस नहीं करते तो पेनल्टी, और क्या? इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट आप लिख लेना भाई, ठीक। ओके तो पहला, सर ऐसा तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ जी, आप मेरे लिए बच्चे ही हो, क्या कर लूं मैं? ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक रिस्क हो गया, जल्दी से बोलो। स्ट्रैटेजिक रिस्क में क्या लिखोगे सर? सारी बातें। सर आप प्लीज रिपीट मत कीजिए बेटे, मैं रिपीट का मतलब रटवाना मतलब रिपीट ही होता है। स्ट्रैटेजिक रिस्क में तीन चीजें लिखना है। न्यू कॉम्पिटिटर की बात लिखना है, यस, कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, और टेक्नोलॉजिकल चेंज, और कोडेक और नोकिया, और ठीक है सर हो जाएगा। कंप्लायंस रिस्क में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट है वो लिखना पड़ेगा। सर तीसरा कौन सा जाएगा? तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब डे टू डे ऑपरेशन में गड़बड़ होने का या फिर केयरलेस होने का शब्द इन्होंने क्या यूज किया ऑपरेशनल रिस्क में? एक बार देखूं क्या? सर देख लीजिए, ऑपरेशनल रिस्क में लिखा है इंटरनल रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू इंटरनल रिस्क, ठीक। और डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ये कीवर्ड्स रहेंगे, डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम। और ऑपरेशनल प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है? पीपल एज वेल एज प्रोसेस। और चेक वेक के विषय में लिख लेना कि अकाउंट में 10,000 की जगह 1,00,000 का चेक इश्यू कर दिया, ठीक। बस ओके सर, इसको लिखिए क्या? यस, हमारे चार्ट्स में ये सर, मैं आपको क्यों ये सारी चीजें रट, सर हमें तो पूरा पैराग्राफ लिखना, खेल खत्म हो जाएगा। इतना रट्टा मैं लिख के देता हूं आपको कि आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं सर हम तो लास्ट में पूरा पूरा थ्योरी ए टू जेड ही रट्टा मारेगा, नहीं मार सकते 100%। भाई साहब अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं तो मैं ये शब्द देखूंगा बस, और कुछ चेक नहीं करने वाला। ओके तो सर ऑपरेशनल रिस्क में क्या शब्द हो जाएंगे? पहला रिस्क रिलेटेड टू इंटरनल रिस्क, सर आपको याद नहीं है, मुझे याद नहीं, मेरा एएफएम पढ़ाने का काम है। रिस्क रिलेटेड
टू इंटरनल रिस्क। और ये रिस्क में किस में होता है सर? डे टू डे ऑपरेशन। ऑफ बिजनेस। और किसकी वजह से होता है? पर्सन भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, प्रोसेस में भी होता है। तो ये शब्द लिखा था, यस सर लिखा था, ऑपरेशनल रिस्क रिलेट टू पीपल एज वेल एज प्रोसेस। ये शब्द लिखोगे ना तो मजा जाएगा। और सर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं? चेक इश्यू। ₹1,00,000 इंस्टेंट ऑफ ₹10,000। सर ये आप पहले भी लिख सकते थे और समझा देते, सो जाते। अगर मैं इसको पहले से लिख के रख लेता और सिर्फ डिस्कशन करने का काम करता ना तो आप लोग सो जाते। अभी लिख रहे हो ना तो थोड़ा सा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, याद हो जाएगी चीजें। तो 3 चीजें याद करें। यस सर, ये थियोरी आती है, बहुत बार आती है भाई। रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार आती है। ओके सर, तो क्या क्या पढ़ा सर? टोटल मिलाकर 4 टाइप का रिस्क है। एक स्ट्रेटेजिक, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा ऑपरेशनल और चौथा पैसों वाला फाइनेंशियल। ठीक है। और जो 4 टाइप का रिस्क है उसमें पहला जो स्ट्रेटेजिक रिस्क है उसके अंदर क्या लिखेंगे? उसके अंदर ये लिखना है कि जो स्ट्रेटजी बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ने वो लेस इफेक्टिव हो सकता है बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इन मार्केट। हाँ मुझे भी याद होने लगा धीरे धीरे। ठीक है सर, न्यू कॉम्पिटिटर इन मार्केट। दूसरा, कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो सकता है। यस, आज यहाँ हो कल कहीं और, किसी और चीज में मजा आ गया वहां चलेगा। अच्छा, टी और कॉफी का मैंने एग्जांपल बताया, हालांकि वो ऐसे ही था, उसके अलावा ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और तीसरा क्या? टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है। सर टेक्निक 3 चीजें लिखना है। टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला था? कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो गया। तीसरा भी तो कुछ बोला था, ये याद नहीं रहती है मुझे चीज। सर तीसरा आपने बोला था न्यू कॉम्पिटिटर इन मार्केट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोडेक का ले लेना और किसका? नोकिया का ले लेना। बहुत कुछ लिख सकते हो। 3 लाइन लिखनी है भैया, 3। 1-2 लाइन भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, 2 लाइन के लिए सफिशिएंट है। कंप्लायंस रिस्क के विषय में मैंने क्या बोला था सर? कंप्लायंस रिस्क के विषय में आपने बोला था कि हर बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना जरूरी है, जैसे कंपनीज एक्ट, जैसे सेबी, जैसे इनकम टैक्स। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो पेनल्टी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। दिस इज कंप्लायंस। तीसरा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा परेशान हूं अपने एम्प्लॉयज से, अपने प्रोसेस से। मुझे नहीं आइडिया मैं कहां कहां फोकस करूं, तो वो जो रिस्क है दिस इज ऑपरेशनल रिस्क। ये एक इंटरनल रिस्क है, डे टू डे ऑपरेशन की रिस्क है एक्चुअल में। ठीक है, और ये कौन है? प्रोसेस में भी है, पीपीएल में भी है। और एग्जाम्पल के लिए है कि मेरे एम्प्लॉय को जो मैंने बोला था चेक इश्यू करने का 10,000 का, उन्होंने 1,00,000 का इश्यू कर दिया। ऐसे कई बार कुछ भी हो सकता है, तो मैं बर्बाद हो सकता। एंड द लास्ट, वाओ सर क्या रटवाया आपने। मैं जिन्हें ना बोर लग रहा है ना कि सर यार छोड़ो ना, होमवर्क दे दो हम कर लेंगे, वो प्लीज क्लास ओवर हो चुकी है उसकी, वो होमवर्क कर लेना। ओके सर, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क पता है? फाइनेंशियल रिस्क मतलब मेरे जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो पैसे वाला से उसमें चेंज आ सकता है। पहले वो लिख लूं क्या? हाँ सर पहले लिख लीजिए। अनएक्सपेक्टेड
अन को अलग पढ़ोगे, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशंस, अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशंस। अब सुनो, फाइनेंशियल रिस्क को भी उन्होंने कैटेगरी में बांटा है, वो भी समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क को भी उन्होंने कैटेगरी में बांटा है। तो अभी तो बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अगर फाइनेंशियल रिस्क, बताओ फाइनेंस से रिलेटेड कौन सी रिस्क हो सकती है। सर एक तो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब समझते हो? हाँ सर, मकान मालिक आया, बोलता किराया दो, किराया नहीं है टाइम पर मुझे। एक होता है काउंटर पार्टी में, सर उसी सीक्वेंस में लिखवाइए ना, काउंटर पार्टी रिस्क। क्या है काउंटर पार्टी रिस्क? काउंटर पार्टी पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं सर। डिफॉल्ट, सामने वाला डिफॉल्ट कर देगा, बस यही तो लिखना है, सामने वाला डिफॉल्ट करेगा। सामने वाला डिफॉल्ट कर सकता है। अब यार बिजनेस में सामने वाला कैसे डिफॉल्ट कर सकता है? सर हमने किसी को पैसे दिए, वो भाई साहब दिया ही नहीं, लटका रहा है। बिल्कुल सही। या हमने पैसे दिए अपने कुछ वर्कर्स को, एडवांस में दे दिया कि एडवांस लेकर भाग गया, यस। या फिर हमने मटेरियल के लिए किसी को पैसा दिया सामने वाले को कि यार मटेरियल पहुंचा देना, एडवांस ले लो, वो लटकाए जा रहा है। होता है ऐसा बिजनेस में, सीरियसली। दिस इज काउंटर पार्टी। और काउंटर पार्टी डिफॉल्ट में वही फेलियर टू डिलीवर ऑफ गुड्स, ये मेन लिखा है कि सामने वाले को एडवांस तो दे दिया पर उन्होंने गुड्स डिलीवर नहीं किया। और भी काउंटर पार्टी में क्या क्या नहीं लिख सकते। फेलियर टू डिलीवर ऑफ गुड्स, सर दूसरा क्या हो सकता है इसी के अंदर? सर ये कितना बड़ा जाएगा? ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, लिखवाना जरूरी है। ओके सर, दूसरा क्या हो सकता है? काउंटर पार्टी रिस्क मतलब सामने वाले को, बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाले को हमने एडवांस दिया और उसने मटेरियल नहीं पहुंचाया, ये भी एक रिस्क है। अभी आपको ऐसा लग रहा है यार ये क्या रिस्क है, अभी आगे जाओगे ना बेटे, बिजनेस सीरियसली करोगे तो समझ में आएगा। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसके विषय में क्या लिखना है, क्या नहीं लिख सकते? याद है फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट, वही तो है, चैप्टर ही है भाई। ओहो, फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट। क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है? यस सर, पढ़ा है। और पढ़ा है तो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप फ्लोटिंग रेट से उधार लेते हो। फ्लोटिंग रेट का मतलब पता है सर, हर 6 महीने में रेट चेंज हो रहा है। लाइबोर तो बंद हो गया, मान लो लाइबोर, फ्लोटिंग रेट पे उधार ले रहे हो। तो डर किस बात का है कि हर 6 महीने में रेट चेंज होगा, और चेंज होगा तो हमको डर है ना कि यार वो बेंचमार्क रेट आपको पता है। याद रखना, ये तभी समझ में आएगा जब आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट किया है। तो इसके विषय में क्या नहीं लिख सकते? जबरदस्त लिख सकते कि सर हम अगर फ्लोटिंग रेट से उधार लेते हैं तो हमें डर है कि कहीं रेट बढ़ ना जाए, अगर रेट बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। इसको हम हेज भी कर सकते हैं, और हेज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सपोज एफआरए के अलावा और क्या था यार, याद है सर? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, कैप, कॉलर, फ्लोर, ना जाने क्या क्या लिख सकते हैं। वही है, ये चैप्टर है आपका। तो सर फिर तो फॉरेक्स भी है, यस, करेंसी रिस्क। वाओ, मजा आ गया। करेंसी रिस्क, और करेंसी रिस्क में लिख सकते हो इंपोर्ट किया है हमने,
या हमने एक्सपोर्ट किया है तो हमको डॉलर के गिरने का डर, डॉलर के बढ़ने का डर। जनरली ये वो लोग फेस करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये सारी चीज़ें मैं बता दिया कि यार इंपोर्ट किया है तो डॉलर रेट बढ़ गया तो हमको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, ये सब कुछ लिखना है। मुद्दे की बात है कि फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या आता है। काउंटर पार्टी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी रिस्क। ओके सर ये पढ़ाओगे ना? हाँ जी पढ़ाऊंगा। पहले इसको छोटा कर लूँ, मेरे बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा। आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। और मेरे पास इधर जगह बची हुई है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर और कौन सा रिस्क है, इसको मैं याद करवाऊंगा, चिंता मत करो। और कौन, एक है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क एक्चुअल में फाइनेंशियल रिस्क का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिकल रिस्क। सर पॉलिटिकल रिस्क है क्या? बेसिकली एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सॉरी आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूं। इंटरनेशनल ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसके बाद अच्छे टॉपिक है। मैंने कहा एक रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, और सिक्योर फाइनेंशियल पॉलिसी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बाकी स्टार्टअप फाइनेंस मजा आएगा पढ़ने में, सिक्योरिटाइजेशन मजा आएगा पढ़ने में। बस ये फाइनेंशियल पॉलिसी एक जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, 2 पेज का ही है शायद। और एक ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ओके सर, इसका प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा है, वैल्यू एट रिस्क। ओके सर, पॉलिटिकल रिस्क क्या है ये बताओ सर। पॉलिटिकल रिस्क मैंने कहा एक चैप्टर पढ़ा था आपने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली ये उन लोगों के लिए जो इंडिया में बिजनेस नहीं करते, होस्ट कंट्री का आउटसाइड बिजनेस करते हैं। मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं यूएस में। अब यूएस में भैया आपने प्रोजेक्ट लगा तो लिया, यस, होस्ट कंट्री कौन सी हो गई? यूएस। वो क्या क्या नहीं कर सकते सर? क्या कर सकते जरा बताओ। स्वदेशी अपनाओ, आप बर्बाद। इंडिया में भी अगर हम बोलते स्वदेशी अपनाओ तो बाकी सब जो फॉरेन की कंपनी वो खत्म। बात समझ रहे हो ना आप? ये भी तो एक रिस्क है। अच्छा सर, और बोलो सर, और बोलो। और वो बोल सकते कि भैया ऐसा है कि आप अपनी करेंसी हम आपको वापस नहीं ले जाने देंगे, बोल सकते। आपने जो पेटेंट है, उस पेटेंट जो आपने आपने रिसर्च किया है, वो उस पेटेंट को वो चाहो तो जब्त कर सकते हैं, बोले कोई पेटेंट नहीं। और क्या कर सकते हैं वो? रिपेट्रिएशन, पर रिपेट्रिएशन समझ रहे हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैन। जब भी आएगा ना कि यार पॉलिटिकल रिस्क क्या, आप प्लीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद कर लेना कि यार हमारा इंडिया से बाहर प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। सर बताओ ना क्या क्या हो सकता है। यहाँ लिखने की मेरे पास जगह तो नहीं है, पर मैं वो फाइनेंशियल, सॉरी कौन सा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क सर अंडरलाइन करवा दो, ज्यादा अच्छा। काउंटर पार्टी रिस्क देखोगे तो मैंने मेन जो है वो कौन सा किया है मैंने सर, मेन जो आपने लिखा है फेलियर टू डिलीवर ऑफ गुड्स, एक ये किया था। एक चाहो तो लिख सकते रिपेमेंट ऑफ बोरिंग, उधार मांगते मांगते थक जाओगे तो मैं उधार नहीं। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट बिजनेस में कैसे होगा सर? जिसको उधारी दिया वो पैसे नहीं देगा, यस। और क्या होगा सर? जिसको पैसे एडवांस में दिया वो गुड्स नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल रिस्क की मैं बात कर रहा हूं। आपने कहा बाहर ओवरसीज इन्वेस्टर, आपने बाहर प्रोजेक्ट लगाया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बार बार बात करूंगा, प्लीज वो चैप्टर आपका देखा होगा ना, तो आपको याद आ जाएगा कि हम विदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विदेश में प्रोजेक्ट लगा रहा है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो होम करेंसी को रेमिटेंस के लिए रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, आपको बोरोइंग के लिए मना कर सकते हैं, आपका पेटेंट को इनवैलिड ठहरा सकते हैं, और प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्ट का जो प्राइस है साफ बोल सकते हैं इससे ज्यादा का नहीं बिकेगा।
सर ये याद रहेगा बेटे, मैंने कहा ना कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद कर लेना और जो जो हो सकता वो सोच लेना बस। हमने विदेश में प्रोजेक्ट लगाया है, यस विदेश में प्रोजेक्ट लगाया तो क्या हो सकता है सर, वो हमारा हमको पैसे देने से, हमको डॉलर वापस लाने से मना कर सकते 100%। और क्या कर सकते सर, वो करेंसी को में या फिर प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट तो उनका है, उसके प्राइस पे कंट्रोल कर सकते सर। हमने जो पेटेंट इजाद किया है, इजाद वो इनवैलिड ठहरा सकते तो ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा पॉलिटिकल रिस्क में। तो मैंने कीवर्ड्स की बात क्या किया, वो किस पे रिस्ट्रिक्शन कर सकते, बोरिंग पे, आप बोरिंग नहीं कर सकते। याद क्या करना, याद करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे ही वो याद आएगा बात खत्म हो जाएगी। और एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट के विषय में मैं फिक्स और फ्लोटिंग के विषय में इतना पढ़ाया हूं कि अब मैं यहां पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ा हुआ है आपका बहुत अच्छे से। करेंसी रिस्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बता देना कि क्या होगा डॉलर के बढ़ने से, ये सब फॉरेक्स है, फॉरेक्स। और लिक्विडिटी रिस्क क्या है, लिक्विडिटी का मतलब भाई टाइम पर आपको ईएमआई चुकाना है, ठीक है। और इट मीन्स आपके पास क्या एडिक्वेट कैश होना चाहिए, यस। और कैश नहीं है तो आप डिफॉल्ट कर जाओगे, और डिफॉल्ट करवा जाओगे तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। इट मीन्स आपको टाइम पर लायबिलिटी का पेमेंट करना है, और कुछ नहीं लिख सकते यार, मतलब सर सिर्फ फेंकना है, हाँ जी फेंकना है, बस मेन चीज है। ओके, कौन सा रिस्क बोला मैंने, लिक्विडिटी रिस्क। सर आपके पास इधर जगह नहीं है, यहां लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे लिख लेना लिक्विडिटी रिस्क। चलो कितना टाइम हो गया सर, आपने इस छोटी सी चीज के लिए 45 मिनट से बर्बाद कर दिया, यस। पर क्या करूं, ओके चलो एक बार देखें क्या क्या है, यस। बस चैप्टर खत्म होने वाला है। वाह, रिस्क मैनेजमेंट में ऐसी कौन कौन से रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है, मैं रटवाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 रिस्क लिखना है भाई लोगों। पहला रिस्क है स्ट्रेटेजिक रिस्क, उसके चल पहले 4 रिस्क का नाम याद कर लेते। स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। इतना लिखोगे 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी बनाया है वो इफेक्टिव नहीं रह पाएगी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो गया उस वजह से, और तीसरा न्यू कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में उसकी वजह से, ठीक है। और इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, एग्जाम्पल लिख लेना कोडेक का और एक एग्जाम्पल लिख लेना नोकिया का, ठीक है। सर प्लीज आप समझा नहीं रहे, इसमें समझाऊं क्या समझाऊं, मैं इसको होमवर्क देने वाला चैप्टर था, पर ना होमवर्क दूंगा तो आप लोग कहोगे यार ये तो पैसे पूरे लिए है, फिर होमवर्क कैसे दे रहा हूं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क में मैं क्या लिखना, सर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना हर एक बिजनेसमैन को, जैसे कंपनीज एक्ट, सेबी वगैरह, अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो पेनल्टी लग जाएगा और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, दिस इज कंप्लायंस रिस्क, ठीक। तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का मतलब इंटरनल रिस्क। सर शब्द कहाँ के, शब्द आप भी जानते हो, आप ही की बुक के लिए इंटरनल रिस्क, और इंटरनल मतलब डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, किस कौन कर सकता है सर, प्रोसेस में भी हो सकता है, प्रोसेस हमारा बुक का प्रोसेस दिख रहा है ना, बड़ी देर से पहुंचती है, प्रोसेस में भी हो सकता है, और टेक्निकल इश्यू आता तो वो भी सॉल्व नहीं होता, तो ये भी कोई रिस्क हो सकता, पीपल भी कर सकता है, एक 10,000 का चेक 1 लाख रुपया दे दिया, खत्म। फाइनेंशियल रिस्क में इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल रिस्क का मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो सकता है उसमें, अगर आपको सुनो, अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 4 रिस्क लिखोगे और फाइनेंशियल रिस्क के अंदर लिख दोगे ना तो मजा जाएगा कि फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या क्या कैटेगरी है। तो क्या क्या कैटेगरी है, पहला काउंटर पार्टी, 2 चैप्टर हमारे इंटरेस्ट रेट, और कौन सा, 3 चैप्टर। सर कौन कौन से 3 चैप्टर, एक तो सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट,
दूसरा हमारा फॉरेक्स और तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये लिख दो, मजा जाएगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद करना। सर पॉलिटिकल रिस्क में हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद करोगे आपको समझ में जाएगा। ओके और एक कौन सा रिस्क मैं भूल गया सर, लिक्विडिटी रिस्क। टाइम पर पैसे नहीं है, किराएदार आ गए, ईएमआई पे करना है, कैश एडिक्वेट कैश होना चाहिए हमारे पास। दैट्स इट। अब सर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन आज तक डायरेक्ट ही पूछा है, रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, 4। पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल रिस्क का क्या है, होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क में ये आपको ये 5 रिस्क याद करना पड़ेगा, उसमें से 3 हमारे चैप्टर है, इंटरेस्ट रेट, करेंसी और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल सर आईएफ हम नहीं लिख सकते कि नहीं नंबर नहीं मिलेगा, सॉरी, लिखना तो आपको पॉलिटिकल रिस्क ही पड़ेगा, ठीक है। और काउंटर पार्टी और लिक्विडिटी रिस्क लिख लेंगे, ठीक है सर, ओके। ओके सर, बोलते बोलते गला सूख गया, थियरी पढ़ाने की आदत नहीं है ना, क्या कर ले। सर ये तो हो गया, और एक थियरी आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इसका फाइनेंशियल रिस्क पे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो फाइनेंशियल रिस्क की वजह से, क्योंकि मेरे पास यहां जगह नहीं है, तो सर अगले पेज पे चले जाओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इवैल्यूएशन का मतलब सर वो पूछ रहा है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि किसको क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो उसने इसके अंदर 3 कैटेगरी लिखा है। प्लीज डायग्राम बना लो मेरे साथ साथ, यही काम आने वाला है आपको, सीरियसली बोल रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब अगर फाइनेंशियल रिस्क है तो किसको फर्क पड़ेगा, कंपनी को फर्क पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ेगा, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को फर्क पड़ेगा कि शेयर होल्डर को फर्क पड़ेगा कि गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा। सर गवर्नमेंट को क्यों फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सबसे पहले किसके, फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लिखा इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और उन्होंने बस एक ही बात लिखा, फाइनेंस का मतलब उन्होंने डेट मान के चला, वैसे ही लिखना है। इस थियोरी का तो मतलब ही मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा डेट इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा होगा तो शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कंपनी बंद हुई तो सबसे पहले पैसे किसको बटेंगे, सर शेयर डेट होल्डर को, और उसके बाद अगर पैसा बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। बस चाहो तो पढ़ लेना, सर आप ही बता दो कहाँ लिखा हुआ है। सर बाद में पढ़ लेना ना यार, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, अंडरलाइन भी करवा दूंगा, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। और यहां भी उन्होंने क्या लिखा है, एक्सेस अगर लोन लोगे तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी डिफॉल्ट करेगी, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, कोई लॉजिक नहीं है। और तीसरा उसने कहा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
इन्होंने कहा अगर आप लोन लेंगे और आप भाग गए तो, विजय माल्या, लेहमैन ब्रदर्स का एग्जाम, आप भाग गए तो सर बैंक को फर्क पड़ेगा ना। बैंक में किसका पैसा? बैंक में आपका पैसा है, आप बर्बाद, पब्लिक बर्बाद, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होगा। इट मींस उसकी डिफॉल्ट की वजह से क्या गवर्नमेंट को फर्क पड़ जाएगा? यस। और उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है, याद है ये लेहमैन ब्रदर्स वाला केस? सर बताओ, मैं नहीं बता सकता, आप रीड कर लेना। इसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा डिफॉल्ट किया था बैंक के साथ मिली भगत करके कि पूरा सिस्टम, पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो गया था। अच्छा, तो वही वाली बात लिखा सर, ये टोटल थियोरेटिकल है, मैं नहीं करवाने वाला हूं, ये आप कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है? रट्टा मारे एक बार। यस सर, रट्टा मारते, खत्म काम। पहला क्या लिखना है आपको? टाइप्स ऑफ रिस्क। कितने रिस्क? 4। स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क की कैटेगरी बोलो सर। 3 चैप्टर हमारे। पहला तो काउंटर पार्टी, दूसरा क्या? दूसरा जल्दी से बोलो। पहला सर काउंटर पार्टी हो गया, दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, और पांचवा जो कौन सा था यार? लिक्विडिटी रिस्क। ओके। और उसके बाद इवेल्युएशन, फाइनेंशियल रिस्क का इवेल्युएशन कैसे करेंगे? तो बोले 3 ही लोग तो होते हैं कंपनी में। एक तो शेयर होल्डर इवेल्युएशन करेगा, शेयर होल्डर का टेंशन है, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, डेट ज्यादा बोरिंग करेंगे, डेट बढ़ेगा तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, आप ज्यादा उधार लोगे तो आप डिफॉल्ट कर दोगे, आप बैंकरप्ट हो जाओगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बहुत ज्यादा बोरिंग करोगे और भाग गए तो, या कोई इश्यू आ गया तो बैंक बर्बाद तो इकोनॉमी बर्बाद और आप भी बर्बाद। गवर्नमेंट भी इवैल्यूएशन करेगा इस बात का। ओके सर, आप थ्योरी बहुत बुरा पढ़ाते हो। हाँ, मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला था। दैट्स इट, बस यही था चैप्टर। ओके, अच्छा सर, ये भी एक बार दिखा दोगे क्या? ये बताया उन्होंने, स्टॉक इवैल्यूएशन किस किस के? स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्होंने जो फोकस किया वो रेशियो ऑफ डेट इक्विटी की बात किया है, ठीक है। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक्सेस बोरोइंग की बात किया है। और किसके? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात किया लेहमैन ब्रदर्स की, ठीक है। इसकी वजह से सोसाइटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, विलफुल डिफॉल्टर हो जाओगे तो आपका सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। ओके सर, हाँ बोलो। अब मैंने किसी स्टूडेंट को, सुनोगे ध्यान से, अब किसी स्टूडेंट को इस तरह से समझाया, यस। और सर उन्होंने, वैसे तो यार इसको हमको ऐसे लिखना था, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक, सेकंड कंप्लायंस, तीसरा ऑपरेशनल और चौथा फाइनेंशियल, ऐसा पैराग्राफ में लिखना था। उस स्टूडेंट ने भाई साहब ऐसे लिख कर आ गया जैसे मैंने बताया था, बस ऐसे ही जो है वो लिख दिया। और ऐसे ही, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कोई पैराग्राफ भी नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया। क्या उसको नंबर मिले होंगे? क्या नंबर मिलते हैं अगर हम ऐसी कॉपी करके आ जाए तो? यस, मेरे पास उसकी आंसर शीट है, और मैं प्लीज आंसर शीट बता रहा हूं सर। स्टूडेंट का नाम वो मुझे नहीं मालूम, ये है बेटे, आपको दिख नहीं रहा होगा। और सर ये वो क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो, सब में राइट का निशान लगा है। हालांकि ये सर कहाँ का है? ये क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट का नहीं है, स्टार्टअप फाइनेंस का। पेज नंबर 1 पे आओ, देख लो बेटे, देख लो, सीख लो। स्टार्टअप फाइनेंस करके होगा कहीं, चेक करो। स्टार्टअप फाइनेंस में पेज नंबर 1, यस सर। उसमें ये था कि यार स्टार्टअप फाइनेंस में पैसों का व्यवस्था कैसे। पेज नंबर 1 चेक करो, चैप्टर नंबर 7 स्टार्टअप फाइनेंस, प्लीज चेक करो। हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कैसे हम नंबर लाए। अभी नंबर लाना, अभी कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब एक तरफ, हमें नंबर कैसे लाए। अब जब मैंने ये करवाया हूं तो देख ही रहे होगे आप, स्टार्टअप फाइनेंस का मेरे पास नहीं है, पर आप देखोगे कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, 9 पॉइंट्स। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? 4 नंबर का। किस तरह से लिखा है सर? पैराग्राफ में लिखा है।
उस स्टूडेंट ने को पैराग्राफ उसका ऐसा था यार 9 पॉइंट से, पर 4 नंबर का ही क्वेश्चन है तो चारों पॉइंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4। सेम चार्ट मैंने बनाया हुआ और उसने चार्ट में जो था वही लिख दिया, बस काम खत्म। क्या उसको पूरे 4 नंबर मिले? यस। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते सर 6 पॉइंट्स है पर हमको 4 ही आते, तो 4 ही लिखो ना भाई, नंबर मिलते, पूरे नंबर मिलते। दिख रहा है आपको, ये ICAI का आंसर शीट है सर, इस बात का क्या सबूत? सबूत मेरे पास है नहीं, ठीक है। और एक बताता हूं, पेज नंबर 9, और सर ये किसका है क्वेश्चन? ये भी स्टार्ट ऑफ फाइनेंस का ही होगा। पेज नंबर 9 पे आओ जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, ये अभी उन्हें पढ़ाया नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि क्या होता है। दिख रहा है उसमें डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर फंड, डोमेस्टिक फंड। पेज नंबर 9 इसी चैप्टर में आया था, स्ट्रक्चर ऑफ फंड इन इंडिया, डोमेस्टिक और ऑफशोर, और ऑफशोर के अंडर है ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर। देखो उन्होंने कैसे किया, जैसा मैंने चार्ट बनाया था। दिख नहीं रहा होगा, चल जाएगा। डोमेस्टिक ऑफशोर, ऑफशोर के अंदर 2 1 2 पूरा नंबर मिला। सर अंदर क्या लिखा बेटे? ये देखो, ये खत्म कर दिया उसने, और देखो वहां कितना बड़ा लाइन लिखा पैराग्राफ, और उसने बस 2 लाइन लिखकर खत्म कर दिया। सर दिख नहीं रहा, मत देखो, बस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आपकी चिंताएं है ना, किसको लेकर? इस बात को लेकर कि यार अंदर हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखना पड़ता भाई, 2-4 कीवर्ड्स है तो काम खत्म हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ सर, तो इन्होंने सिर्फ मेरा 2 घंटे का वीडियो देखा था, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो ऑडियो भी डाला था। वो ऑडियो मैं सुनवा दूंगा क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद। ठीक है, वापस आ रहा हूं मैं। हमारा कहां तक हो चुका था? हमारा इवैल्यूएशन हो चुका था। ओके, तो अभी तक जहां तक किया वो टोटल मिलाकर 4 रिस्क पढ़ा, और फाइनेंशियल रिस्क के अंदर में 5 कैटेगरी पढ़ा। अब इसमें बेकार सी एक थियोरी दिया, वार का थियोरी मैं बाद में डिस्कस करूंगा सबसे लास्ट में। एक बेकार की थियोरी दे रखा है, आता नहीं है उससे, पर एक बार आ गया तो जब कर ही रहे तो पूरा करते। वापस आ रहा हूं मैं स्टार्ट ऑफ फाइनेंस में। पेज नंबर 7 ओपन करोगे, वार को 1 मिनट के लिए छोड़ना। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में जैसे काउंटर पार्टी रिस्क है, सर ये तो फाइनेंशियल रिस्क है। यस, तो पता कैसे लगाओगे कि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है? ये उसने बताया, पता कैसे लगाओगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती, और उससे बचने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे? टाइम पास है, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, हम ओवर कमिट नहीं करेंगे, सामने वाले को एक्सपोजर, ये सब टाइम पास है। तो क्या आ सकता है? ये आ सकता है कि आइडेंटिफाई काउंटर पार्टी रिस्क एंड टेक्निक टू हैज काउंटर पार्टी रिस्क। ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये पढ़ लोगे, मैं आइडिया दे रहा हूं बस। आता नहीं है यहां से, बहुत ना के बराबर चांस है। बस इतना है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूं, मैं आपको सारी बातें डिस्कस कर दूं। ओके सर, तो अभी क्या है सर, पता कैसे लगाओगे? ऐसे ही, और फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या है सर? पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल रिस्क है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई, ये बहुत सारा दे रखा, और एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो उसको हैच कैसे करोगे? वो देख लेना, कहीं दिया होगा, हैच कैसे करोगे सर? आइडेंटिफाई, आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क मतलब IFM, आप बाहर प्रोजेक्ट लगा रहे हो और रिस्क है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, आइडेंटिफाई कैसे करेगा? कर सकता अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। और उसको बचने के लिए क्या करेंगे वो पढ़ लेना। असेस कैसे करोगे? ऐसी कैसे पता लगेगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है? और इसको हैज कैसे करोगे? हैज वाला तो आप ना जाने कितना लिख दोगे। पता कैसे लगेगा कि करेंसी रिस्क है, और उसको हैज कैसे करोगे? तो ये वाला तो ना के बराबर चांस है आने का, वो आप पढ़ लेना। ये मैं नहीं करवा सकता, जो प्योर थियोरी उसे तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। अब क्या आ सकता है सर? वार पर थियोरी आ सकता है, वार, वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क पर थियोरी आ सकता है। वार क्या है सब बताया ब्रेक से पहले, फर्स्ट पार्ट में आपने बताया है कि वैल्यू एट रिस्क में हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालते हैं।
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। ठीक है, ये सब सब समझ में आ जाएगा, मैं बस याद करवा रहा हूँ। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में कुछ कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसके हिसाब से आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पता करते हैं और एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि यार इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो चलो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स सर, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, एक 1 डे लॉ वार निकालना कि 10 डेज वार निकालना, ये सब कुछ ठीक है। और लॉस निकाला जाता है रुपीज में और परसेंटेज दोनों में निकाल सकते हैं। यस, तो पहले क्या लिखोगे, क्या क्या लिख सकते हो फीचर्स में? सर फीचर्स में सुनो क्या क्या लिख सकते हो। सर एक तो हमको देखना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन, लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यस। एक तो टाइम पीरियड, 1 डे 2 डे 3 डेज। और क्या सर, कॉन्फिडेंस लेवल। बस इतना भी लिख दोगे ना, जो चीज पढ़ा बस वो लिख दो, सफिशियंट है। सर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है, और डेविएशन कितना है, उस वो एक टूल होता है जिसको हमको यूज करना पड़ता है। सर जेट टेबल चाहिए होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज किया जाता है। और 1 डे निकालना कि 10 डे निकालना कि ये सब, ये सारी चीजें लिख दोगे फीचर्स में, ठीक है। और वार का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है, तो वो सारी चीजें लिख सकते हो कि सर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें काम आता है। ये सब ऑलरेडी हम मैं करवा चुका हूं, और कहाँ करवा चुका हूं, ये थ्योरी पढ़ना बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो भाई खत्म कर रहे हैं टॉपिक, बहुत हो गया सर, इतना टाइम मैं लेता नहीं हूं इसमें, पर ले लिया है। ओके, फाइनल करें? यस, फटाफट से बोलो, फटाफट से, जो काम की थियरी है खत्म कर रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। पहला, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप, अभी दिख तो नहीं रहा है ना आपको, इधर मत देखना, कितने टाइप का रिस्क फेस कर सकता है सर? एक स्ट्रेटेजिक, बिल्कुल। दूसरा कंप्लायंस, बिल्कुल। तीसरा 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 कंप्लायंस के बाद ऑपरेशनल, और चौथा फाइनेंशियल। स्ट्रेटेजिक रिस्क के अंदर क्या लिखोगे? सर स्ट्रेटेजी लेस इफेक्टिव हो जाएगा ड्यू टू न्यू कॉम्पिटिटर इन मार्केट, बिल्कुल। और सर कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो गया तो भी ठीक है। और सर टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ तो। एग्जाम्पल लिखोगे कोडेक का, एग्जाम्पल लिखोगे नोकिया का। कंप्लायंस रिस्क कि हर बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना जरूरी है, जैसे कंपनीज एक्ट, सेबी वगैरह बहुत कुछ। और अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो हैवी पेनल्टी लगेगी, इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। कंप्लायंस। तीसरा कौन सा रिस्क हो गया, याद नहीं आ रहा मुझे सर। तीसरा हो गया हमारा ऑपरेशनल रिस्क, दिस इज इंटरनल रिस्क, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ये रिस्क होता है। और इसमें होता क्या, पीपल वर्सेस एज वेल एज प्रोसेस में रिस्क हो सकता है। 10,000 का चेक, हमने 1 लाख रुपए, ये लिख दोगे, टाइम पास। चौथा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में कितनी कैटेगरी है सर? फाइनेंशियल रिस्क में को 5 कैटेगरी है। पहला काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, काउंटर पार्टी रिस्क। अब 3 हमारे चैप्टर, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और कौन सा था, आईएफएम मतलब पॉलिटिकल रिस्क, ओके। और एक था लिक्विडिटी रिस्क। और इवैल्यूएशन कौन कौन कर सकता, अलग अलग शेयर होल्डर इवैल्यूएशन करेंगे कि भैया डेट बढ़ेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा रिस्क बढ़ रहा है। दूसरा कंपनी का डेट बढ़ेगा, वो डेट की बात किया, डेट बढ़ेगा, एक्सेस लोन लेंगे तो हम बैंकरप्ट भी हो सकते। तीसरा, अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है अगर हैवी लोन रहा तो। बस इतना ही था चैप्टर। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अभी इस चैप्टर में करीब करीब हमारा 1 घंटा लग गया थियरी वाले पार्ट में। पर मैं आपसे बोलूँ, मेरे 2 घंटे में सारे चैप्टर्स हैं, ये चार्ट के थ्रू समझाया हूँ। वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, आज ही अपलोड कर देता हूँ। जिनको ये चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स नहीं देखना है, बुक से नहीं पढ़ना, वो चैप्टर्स देख ले। जो अमेंडमेंट होगा वो मैं अलग से डिस्कस कर ही दूंगा। जैसे रिस्क मैनेजमेंट में कुछ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो चाहो तो आप 2 घंटे में टॉपिक देख सकते हो। अच्छा, मैंने कहा था उस स्टूडेंट ने जिसने किया है, चाहो तो मैं उसकी जो एडवाइस है उसको मैं सुना सकता हूं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, एक बार सुना दो तो मैं वो स्टार्ट करता हूँ, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 4 का सी और 5 का सी,
ये तीनों क्वेश्चन सर के जो थ्योरी वाला चार्ट जो मैंने ऊपर शेयर किया है, जिसका यूट्यूब वीडियो है 2 घंटे का, उसमें से सीधे किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का सी जो था वो भी सर के चार्ट में था, बट मुझे वो आता नहीं था, इसलिए मैंने एग्जाम में लिखा नहीं था। मैं यहाँ पे कॉपी जो अपना आंसर शीट है थ्योरी वाला पोर्शन इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं लोग बोलते रहते कि नहीं शेयर करना चाहिए, कहीं भी क्या हो जाता है, नहीं हो जाता। मैं डरता इसीलिए नहीं हूँ कि सर की यूट्यूब वीडियो से मैंने इतना पढ़ के मुझे हेल्प मिला है, इतना हेल्प मिला है। दैट्स वाई मैं इस ग्रुप में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि मे भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो सर का थ्योरी वाला चार्ट है ना, वो इतना इतना इंपॉर्टेंट है जिसको कुछ बोल नहीं सकते। 2 घंटे का वीडियो है, 4-5 पेज का तो वो चार्ट है, आराम से लर्न हो जाता है, आराम से याद हो जाता है। एग्जाम में आपको एज इट इज याद आ जाएगा कि वहाँ पे क्या था। तो सर का ये जो थ्योरी वाला चार्ट है एटलीस्ट इतना आना ही चाहिए। एक बार मैंने पूरा चार्ट को लर्न कर लिया था और जो स्टडी मटेरियल है उसको गो थ्रू कर लिया था कि कुछ छूटा तो नहीं था उसमें। और आप देख लो आंसर में मैंने सिर्फ वही लिखा है जो चार्ट में लिखा है, उसके अलावा तो मुझे खुद भी नहीं आता था। जो सर वीडियो में रटवाए थे इन द सेंस की लर्न करवाए थे, वो लर्न किया था, एग्जाम हॉल में आराम से याद आ गया था। पता नहीं लोग बोलते रहते हैं कि कॉपी नहीं शेयर करना चाहिए, बट मैं सर और सर के स्टूडेंट को लेकर बहुत कंसर्न हूँ, बिकॉज मैं सर का यूट्यूब स्टूडेंट हूँ। और सर के यूट्यूब से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए एसएफएम में इस बारी, इतना टफ पेपर था तो भी। और थ्योरी में देखो एकदम एज इट इज लिखा है मैंने, पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा है। और 4 में 4 आए हैं तीनों क्वेश्चन में, मतलब तीनों क्वेश्चन में 4 नंबर के थे, तीनों के तीनों 4 में 4 आए हैं। तो सर का ये वाला चार्ट तो बिल्कुल भी रेफर करना है, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल। 10 एग्जाम से 10 दिन पहले मैं बहुत डर रहा था थ्योरी से, बट मुझे ये वाला वीडियो दिखा, इसको मैंने लर्न किया, लर्न करके इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। तो ये वाला चार्ट तो बिल्कुल ही रेफर करना है। और मुझे नहीं पता कॉपी शेयर करने से क्या ही हो जाता है, मतलब इसमें तो कुछ डिटेल है नहीं, बस मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि सर पे आपको विश्वास हो जाए कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर का चार्ट बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कंसोर्टियम बैंकिंग में क्या होता है ना कि तो सुनाने का पर्पस क्या था? सुनाने का पर्पस बस इतना था। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये जो बोल रहे हैं वो सही है, पर इन्होंने जो आंसर शीट शेयर किया है और इन्होंने जो किया है उसके हिसाब से भाई बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, अब डरना मत कि सर हम चार्ट्स बना लेंगे या चार्ट से कर लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसा है कि वो 2 घंटे का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चैप्टर में मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। हर एक चैप्टर में टाइम लगेगा। जैसे सिक्योरिटाइजेशन है तो उसमें 2 घंटे का टाइम लगेगा, वो प्रॉपर जैसे क्लासेस है वैसे क्लासेस चलती रहेगी। पर अगर टाइम कम होगा तो वो 2 घंटे का वीडियो भी देखोगे, वही चीज़ रहेगी, और आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। ये काम की चीज़ है। और लास्ट में सुनो, वो जो ये लिखा है ना, ये सब काम नहीं आएगा। जो काम आएगा वो यही वाला आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगले चैप्टर में मिलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन, कम से कम 2 घंटे लगेंगे उसको। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो एक साथ 2 घंटे में चारों चैप्टर का थ्योरी है वो देख सकते हो, पर अगर टाइम है तो मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।